Hello friend, I'm Asta Gehlot and you are all welcome on my YouTube channel एम जुडिशरी। आज की इस वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चंस कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर किए हैं। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है क्योंकि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी प्रीलिम्स इजीली क्रैक हो पाता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। तो ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट जजमेंट की सीरीज चलाई थी जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज कवर किए थे। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है। इसमें हमारा पहला एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, कुछ क्वेश्चंस हम वीडियो टू वीडियो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है ए ऑफर्ड टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर रुपीज 50 lakh. B replied, I accept the offer if you include the furniture. A did not respond. B later wrote accepting the original offer without the furniture. Which statement is correct? एक बार ऑप्शन देखेंगे, फिर हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ए ऑप्शन हमारा है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म अपॉन फर्स्ट अप्लाई। जैसे ही फर्स्ट अप्लाई होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओरिजिनल ऑफर रिमेन ओपन। ओरिजिनल ऑफर जो था घर बेचने का, ठीक है, वो ओपन है एंड सेकंड एक्सेप्टेंस क्रिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। और जो सेकंड एक्सेप्टेंस होगी वो क्रिएट करेगी कॉन्ट्रैक्ट को। उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर दिया है। फर्स्ट अप्लाई, ऑप्शन सी इज अबाउट फर्स्ट अप्लाई अमाउंटेड टू काउंटर ऑफर एक्सटिंग्विशिंग ओरिजिनल ऑफर। जो पहला रिप्लाई करेगा ए, वो अमाउंट टू कैसा कंसीडर किया जाएगा, काउंटर ऑफर कंसीडर किया जाएगा। और जो ओरिजिनल ऑफर था वो खत्म हो गया है। ये हमारा कह रहा है ऑप्शन सी। डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म व्हेन ए फेल टू रिजेक्ट फर्स्ट अप्लाई। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपने देख लिए। क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ए ऑफर करता है क्या, कि अपना घर बेचने के लिए 50 लाख रुपए में, ठीक है। और बी क्या कहता है कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट तो कर लूंगा लेकिन इफ यू इंक्लूड द फर्नीचर, अगर तुम उसमें फर्नीचर इंक्लूड करते हो। तो क्या ये एक्सेप्टेंस है? अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो क्या ये एक्सेप्टेंस है? ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी जो है उसने एक नई कंडीशन अटैच की है। और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये सेक्शन 7 हमारा कहता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले आपको 2A और 2B भी पता होना चाहिए जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है। तो ऑफर और जो प्रिलिमिनरी होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और बीएसए का, वो आपको अच्छे से डेफिनेशन आनी चाहिए। एक बार आपने डेफिनेशन अच्छे से कर ली और जितने बेरेक्ट के सेक्शन आपने अच्छे से कर लिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पे एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है क्योंकि वहां पे कंडीशन अटैच हो गई है। जब एक्सेप्टेंस में कोई नई कंडीशन अटैच कर दी जाती है तो वो काउंटर ऑफर बन जाती है। तो काउंटर ऑफर किस ऑप्शन में दिया गया है? काउंटर ऑफर दिया गया है हमारा सेक्शन ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये कहा है ना, फर्स्ट रिप्लाई अमाउंटेड टू काउंटर ऑफर एक्सटिंग्विश द ओरिजिनल ऑफर। जो पहला रिप्लाई है वो क्या है, कैसा कंसीडर किया जाएगा, काउंटर ऑफर। क्योंकि ए ने कहा है ना कि मुझे घर बेचना है 50 लाख में, तो बी कहता है ठीक है मैं घर खरीदूंगा लेकिन अगर तुम उसमें फर्नीचर इंक्लूड करते हो, फर्नीचर के साथ बेचते हो, तो मैं उसको खरीद लूंगा। ए ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, ए ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर बी ने क्या किया, जब उसने देखा कि ए कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उसने लिखा लेटर में कि भाई मैं विदाउट फर्नीचर भी खरीद लूंगा। लेकिन ये काउंटर ऑफर माना गया, ये ओरिजिनल ऑफर अपने आप में पहले ही खत्म हो गया। तो ये हमारा क्लियर है क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ए प्रोमिस टू पे बी ₹1 lakh इफ बीज सन सिक्योर्ड एडमिशन टू ए एनएलयू बिफोर द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, ए डाइड, द सन्स लेटर सिक्योर्ड एडमिशन। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस क्वेश्चन के? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, वॉइड होगा ये अनसर्टेनिटी के हिसाब से, या फिर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल अगेंस्ट एज एस्टेट, वेजरिंग एग्रीमेंट होगा ये, या फिर वॉइड ड्यू टू डेथ ऑफ प्रोमिसर। ठीक है, जैसे कि हम सेक्शन 6 में पढ़ते हैं ना, रिवोकेशन या फिर कैसे वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो इसके एक बार हम नेचर देखते हैं कि क्वेश्चन का नेचर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन का नेचर को सबसे पहले, जब भी आप क्वेश्चन देखो, उसके नेचर को आइडेंटिफाई करो कि वो किस सेक्शन से है, उसका नेचर क्या है, वो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। तो नेचर के हिसाब से अगर हम इसका नेचर आइडेंटिफाई करते हैं, तो ए प्रॉमिस करता है कि आई विल पे
1 लाख रुपी इफ वी सन सिक्योर एडमिशन टू एनएलयू। ठीक है, तो ये कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर ये एनएलयू में एडमिशन ले लेता है, अगर इसकी रैंक आ जाती है और एनएलयू में एडमिशन सिक्योर कर लेता है, तो एक कहता है कि मैं बी को 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, द पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो ये जो पेमेंट है मनी का, ये किसी सर्टेन इवेंट पे है कि अगर ऐसा हो जाता है तो आई विल पे। तो किसी इवेंट पे कोई चीज अगर डिपेंड है, कोलेट्रल चल रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर एक इवेंट पे ये डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं ए बी को पैसे देगा अगर बी का बेटा एनएलयू में अपनी रैंक को सिक्योर कर लेता है, एडमिशन ले लेता है। तो एक ये डिपेंड है इसी इंसिडेंट पे, और ये इंसिडेंट अगर अकर हो जाता है, ये अगर हैपन हो जाता है, तो वो पैसे जरूर देगा उसको। ठीक है, एडमिशन ऑफ वी सन टू एन एनएलयू, देयरफॉर दिस इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेक्शन 31 कहता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 से दिए गए ना, 36 तक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, और ऑब्लिगेशन बताई गई है 37 में। तो 31 की लैंग्वेज आपको रीड करनी है, 31 आपने पढ़ना है, कॉन्टिजेंट आपने इसमें देखना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, उसमें पहले ही लिखा गया है कि टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ठीक है, तो डज हैपन पे है ये बेस। एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, कि प्रॉमिस जो उसने किया है 1 लाख रुपए देने का, वो कोलेट्रल कोलेट्रल इंसिडेंट क्या है कि सन जो है वो अगर सिक्योर कर लेता है एडमिशन तो वो देगा। ठीक है, ये उसकी 31 की लैंग्वेज पे, ये पूरा पूरा क्वेश्चन 31 पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एनफोर्सिबल कब होगा, ये एनफोर्सिबल तब हो जाएगा जब वो अपने एडमिशन को सिक्योर कर लेता है। तो क्या जो बी है, ठीक है, क्या ए की डेथ से बी के इस पेमेंट पे कुछ असर पड़ेगा? अगर ए की डेथ हो गई है तो इफेक्ट ऑफ एज डेथ क्या इफेक्ट होगा, जो स्टूडेंट है वो, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, कोई भी स्टूडेंट होगा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होगा कि अगर ए मर गया तो पैसे कैसे देंगे। ठीक है, तो ये होता है कि जो डेथ है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं करती किसी कॉन्ट्रैक्ट को, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं करेगी अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, कुछ ऐसी कंडीशन अपीयर्स होती है कॉन्ट्रेरी में, तभी वो टर्मिनेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ऑब्लिगेशन किस पे जाएगी, 37 सेक्शन के हिसाब से ऑब्लिगेशन जाएगी इसके रिप्रेजेंटेटिव पे। प्रॉमिस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉमिसर इन केस ऑफ हिज डेथ। ठीक है, ये 37 बताता है हमें, अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो सिनेरियो पूरा मैंने आपको समझाया इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है 31 में जो मेंशन है। और ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल अगेंस्ट एज स्टेट, कि उसके रिप्रेजेंटेटिव किसको देंगे, बी को, और उसने बाद में सिक्योर कर लिए इसलिए यहाँ पे बी को पैसे दिए जाएंगे, भले ही ए मर गया उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ। क्लियर है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा, ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सिंग एट बीज कॉन्सर्ट बिफोर द परफॉर्मेंस डेट, ए परमानेंटली लॉस्ट हिज वॉइस ड्यू टू इलनेस। ठीक है, एक बार इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है रिमेन्स एनफोर्सिबल, की कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल है चाहे उसके बाद चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज वॉइडेबल एट बीज ऑप्शन, बी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। सी ऑप्शन इज अबाउट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी इवेंट पे ये डिस्चार्ज हो गया है ऑटोमेटिक, इसे अब हम एनफोर्स नहीं कर सकते, ये बोल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। डी कह रहा है कि इज इलीगल, कि ये जो होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये इलीगल है। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको सबसे पहले उसका नेचर को आइडेंटिफाई करो, किस चीज पे बेस्ड है, क्या चीज पूछ रहा है, किस चीज की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया, कि भाई ए ने कहा बी के कॉन्सर्ट में गाना गाएगा, लेकिन क्या होगा, गाना गाएगा या गाना गाएगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि बी कॉन्सर्ट की डेट से पहले ही, जो कॉन्सर्ट फंक्शन होना था उसकी डेट से पहले ही एक का आवाज चली गई, कुछ ऐसी बीमारी हुई उसे, परमानेंटली लॉस्ट हिज वॉइस। ठीक है, तो क्या वो गा सकता है, जब उसकी आवाज ही चली गई तो नहीं गा सकता, तो यहाँ पे क्या हो गया, गाना कैसा हो गया, इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबिलिटी का सेक्शन हमारा 56 है। सबसे पहले आपको सेक्शन आना चाहिए माइंड में कि क्या सेक्शन है, तो सेक्शन 56 क्या कहता है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सेक्शन 56 कहता है ना हमारा कि
किसी ऐसी चीज पे एग्रीमेंट करना जो इवेंट इम्पॉसिबल है, ये हमारा सेक्शन 56 कहता है। तो कैसी इम्पॉसिबिलिटी होती है? एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, कि वो शुरू से ही काम ऐसा होता है कि भाई मैं तुम्हारा खजाना ढूंढ दूंगा, ठीक है, ट्रेजर ढूंढ दूंगा मिरेकल से, ऐसा जादू कर दूंगा तुम्हारा खजाना मिल जाएगा, इस टाइप से जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है। एक होता है सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई ऐसी इवेंट हो जाए कि फिर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना, उसको डिस्चार्ज करना, उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ये होता है हमारा सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है क्योंकि पर्सनल स्किल पे ये कॉन्ट्रैक्ट है। पर्सनल स्किल क्या है कि गाना गाएगा, और गाना गाना उसका टैलेंट है, पर्सनल स्किल है, तो वो हो ही नहीं पा रहा, तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्यों होगा? क्यों? क्योंकि वो अब गाना ही नहीं गा सकता। जिस चीज के लिए पर्सनल स्किल है, पर्सनल स्किल वाला पर्सन अपनी पर्सनल स्किल को ही लूज कर बैठा है, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट? तो पर्सनल स्किल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नहीं हो पाता अगर वो पर्सनल स्किल उसकी लूज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिस्चार्ज बाई इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी है तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता। 23 क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ए एंड बी agreed that A would supply a reasonable quantity of wheat every month। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही कॉन्सेप्ट माइंड में आना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो यूज टू स्टडी लॉ। ठीक है, कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, सेक्शन आपके माइंड में आया, या आर्टिकल आपके माइंड में आया, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया, केस लॉ आपके माइंड में आया, तब तक पढ़ने का मजा है, अदरवाइज देयर इज नो यूज। ठीक है, द एग्रीमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? द एग्रीमेंट वैलिड होगा, वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, वॉइडेबल होगा, या फिर कॉन्टिंजेंट होगा? क्या होगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन का नेचर समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी क्या करते हैं? ए और बी कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी कहते हैं, अग्रीमेंट करते हैं कि भाई ए सप्लाई करेगा अ रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ व्हीट, गेहूं की हर महीने वो एक रीजनेबल क्वांटिटी बी को सप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये नहीं बताया कि रीजनेबल क्या होगा, 100 kg होगा, 500 kg होगा, 1000, 2000 कितना होगा, या क्विंटल होगा, क्या होगा? ये कोई निश्चित तो नहीं है, तो सर्टेन नहीं है, सर्टेन नहीं है तो अनसर्टेन है। ठीक है, कौन सा सेक्शन इन्वोक हो जाएगा? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो एमसीक्यू सीरीज की फर्स्ट वीडियो थी, कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो 25 से लेके 30 तक एक्सप्रेसली वॉइड है। ठीक है, एक्सप्रेसली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे एग्रीमेंट है, सॉरी। तो वो कौन कौन से? मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ वेजरिंग, और एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। ये कुछ सेक्शंस हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली वॉइड है। तो अनसर्टेनिटी की ग्राउंड पे ये वॉइड हो जाएगा। क्यों अनसर्टेनिटी? क्यों? रीजनेबल तो रीजनेबल है, अनसर्टेनिटी क्यों? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है कि रीजनेबल जो क्वांटिटी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, वो रीजनेबल किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? सेलर के अनुसार, ठीक है, या फिर बायर के अकॉर्डिंग होगी, या फिर मार्केट के अकॉर्डिंग होगी? क्योंकि हर किसी के पर्सपेक्टिव में रीजनेबल चीज तो चेंज हो जाती है ना, उसकी पर्सपेक्टिव में रीजनेबल कुछ और होगा, सामने वाले के रीजनेबल कुछ और होगा, इसलिए अनसर्टेन है। वहां पे मेंशन नहीं किया कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा। तो बिना किसी देर के यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बताओ? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर होगा हमारा बी, वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक्स गारंटीज रीपेमेंट ऑफ अ लोन टेकन बाय वाई विदाउट एक्स कंसेंट, द क्रेडिटर रिलीज वाई फ्रॉम लाइबिलिटी। ठीक है, एक्स ने गारंटी किया, चलो पहले ऑप्शन देखते हैं फिर डिटेल में क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या इफेक्ट होगा? श्योरिटी लायबल रहेगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, गारंटीज जो है वो अपने आप में वर्डेबल हो जाएगी, श्योरिटी लायबल टू हाफ एक्सटेंड, या हाफ एक्सटेंड तक श्योरिटी लायबल रहेगा। क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस क्वेश्चन? तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमने पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा, कुछ क्वेश्चन भी किए, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है क्रेडिटर, और एक होता है श्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर कौन है? प्रिंसिपल डेटर है यहाँ पे वाई। ठीक है, और एक्स कौन है? एक्स हमारा कौन है यहाँ पे? श्योरिटी। तो एक्स हो गया हमारा श्योरिटी, और क्रेडिटर ने क्या कर दिया? क्रेडिटर ने रिलीज कर दिया किसको? प्रिंसिपल डेटर को, और विदाउट श्योरिटी की कंसेंट।
ठीक है, तो कौन सा सेक्शन इन्वोक हो जाएगा यहाँ पे? सेक्शन इन्वोक हो जाएगा हमारा यहाँ पे 134 सेक्शन। ठीक है, 134 सेक्शन इन्वोक हो जाएगा यहाँ पे। और इसके क्या होगा कि जब आपने प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज कर दिया उसकी लायबिलिटी से, तो श्योरिटी क्यों लायबल होगा, और उसकी कंसेंट भी नहीं ली। ठीक है, इससे मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से, नो मोर विल बी लायबल फॉर द लोन, यहाँ पे वो डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ए पेड मनी under a mistaken belief that he owed the amount to B. Later he discovered that no debt existed. ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। ए कैन रिकवर बिकॉज, क्यों रिकवर कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. सेक्शन 72 परमिट्स रिकवरी ऑफ मनी पेड अंडर मिस्टेक। सी ऑप्शन है पेमेंट क्रिएट्स एस्टॉपर, मिस्टेक ऑफ लॉ इज ऑलवेज रिकवरेबल। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा सेक्शन इन्वोक हो जाएगा। तो इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 72, जो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के 68 से 72 तक है। उसमें जो 72 है, 72 की लैंग्वेज कहती है कि ए पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्जन, तो वो उसको रीपे करेगा। अगर मिस्टेक या फिर कॉर्जन के थ्रू किसी के पास गलती से कोई मनी चला गया है, मनी अमाउंट चला गया, तो वो उसको रिटर्न करने के लिए लायबल है। इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग यदि किसी व्यक्ति ने मिस्टेक या मिस्टेक फैक्ट का है या फिर लॉ का है कि रीजन से किसी को पैसा दे दिया है या कोई अमाउंट दे दिया है, तो वो उस पैसे को वापस मांग सकता है, ये सेक्शन 72 कहता है। और यहाँ पे जो रिलेशन क्रिएट होता है दोनों पार्टी के बीच में, वो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होता है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जहाँ पे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस ऑफर नहीं होता, लेकिन ऐसा रिलेशन क्रिएट हो जाता है जो रिजेंबल करता है कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही, इसीलिए इसको क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए को गलत फहमी हो गई थी और वो मिस्टेकन बिलीफ में बी का डेटर है ऐसा समझकर उससे पैसा दे देता है, लेकिन उसको बाद में ही केम टू नो कि उसके पास कोई डेट ही नहीं था, इसलिए बी के पास वह पैसा रखने का कोई लीगल राइट है ही नहीं यहाँ पे। तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा कि सेक्शन 72 परमिट्स, जो अभी मैंने डिस्कस किया आप लोग के साथ, परमिट्स रिकवरी ऑफ मनी पेड अंडर मिस्टेक, मिस्टेक के थ्रू यहाँ पे मनी पे की गई है, तो वो पर्सन के पास कोई लीगल राइट नहीं कि ऐसे मनी को वो रखे जो मिस्टेक के थ्रू उसके पास चली गई है। इसीलिए, और अदर ऑप्शन क्यों नहीं होंगे कि जैसे कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइड, तो वॉइड का को तो कोई मतलब ही नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, जबकि बस खाली पैसा गलती से चला गया है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो बिकम कैसे वॉइड हो जाएगा वो। और जो सी ऑप्शन है वो कह रहे हैं कि पेमेंट क्रिएट एस्टॉपल, सिर्फ पेमेंट करने से एस्टॉपल नहीं बनता है, यहाँ पे क्या है कि पेमेंट मिस्टेक के कारण हुई है तो रिकवरी होना पॉसिबल है। डी ऑप्शन है कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज ऑलवेज रिकवरेबल, ऑलवेज शब्द यहाँ पे गलत यूज हुआ है, रिकवरी सेक्शन 72 के अंदर ही होगी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ए प्रॉमिस टू डोनेट ₹10 lakh टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट, द ट्रस्ट रिलाइंग ऑन द प्रॉमिस इनकर्ड एक्सपेंडिचर, ए लेटर रिफ्यूज्ड पेमेंट, विच प्रिंसिपल मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट्स एनफोर्समेंट? प्रिविटी, एस्टोपल, कॉन्सिडेशन एंड नोवेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एस्टोपल। क्यों होगा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, ए ने चैरिटेबल ट्रस्ट को 10 लाख डोनेट करने का प्रॉमिस किया था, ट्रस्ट ने उस प्रॉमिस पर बिलीव करके, उस पर विश्वास करके क्या किया कि खर्च कर दिया, बाद में ए ने पेमेंट देने से मना कर दिया, यहाँ पे होगा प्रोमिसरी एस्टॉपल। क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है, इसका एक फेमस केस भी है केदारनाथ वाला, प्रोमिसरी एस्टॉपल का यहाँ पे डॉक्ट्राइन लागू हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है प्रोमिसरी एस्टॉपल का, कि जब कोई पर्सन ऐसा प्रॉमिस करता है जिस पर दूसरा पर्सन रिलाई कर लेता है और अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, मतलब कुछ उस पर एक्ट कर लेता है, तो बाद में जो प्रोमिसर है वो अपने प्रॉमिस से ड्रॉबैक नहीं कर सकता, वो अपने प्रॉमिस को विड्रॉ नहीं कर सकता, अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकता वो, क्योंकि उस पर एस्टॉपर लग गया है। इसके जो लीगल प्रिंसिपल होंगे, एसेंशियल क्या होता है, एक बार देख लेते हैं कि एसेंशियल्स क्या होते हैं प्रोमिसरी एस्टॉपल के। तो सबसे पहले क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए, कि ऐसा प्रॉमिस होना चाहिए कि जिसपे कोई ट्रस्ट कर सके। दूसरा इसका एसेंशियल है कि प्रोमिसी रिलाइड अपॉन इट, और प्रोमिसी ने इस पे विश्वास कर लिया है। थर्ड है कि प्रोमिसी ऑल्टर्ड हिज
पोजीशन, और प्रोमिसी ने इस पे विश्वास करके अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, मतलब कुछ एक्ट इस पे किया है। और फिर बाद में क्या होगा, फोर्थ नंबर एसेंशियल इसका है कि इनजस्टिस वुड रिजल्ट इफ प्रोमिसर इज अलाउड टू विड्रॉ, कि अगर प्रोमिसर विड्रॉ करता है और अपनी बात से मुकरता है तो इनजस्टिस क्रिएट हो जाएगा। तो इन्हीं सभी कंडीशन में यहाँ पे ये क्रिएट करता है एस्टोपल को। इसका लैंडमार्क केस है केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गोरी मोहम्मद 1886 का केस। इस केस के फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। एक पर्सन था जिसने टाउन हॉल को बनाने के लिए डोनेशन सब्सक्राइब किया था। उस सब्सक्रिप्शन पर भरोसा करके कमेटी ने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और एक्सपेंडिचर कुछ खर्च कर दिया। बाद में सब्सक्राइबर यानी कि प्रोमिसर ने पेमेंट देने से मना कर दिया। तो कोर्ट ने क्या कहा, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसने कहा कि सिंस द कमिटी इनकर्ड लायबिलिटी रिलाइंग ऑन द प्रोमिस द सब्सक्राइब वाज बाउंड टू पे। तो एस्टोपल के अंडर उसको पे करने के लिए कोर्ट ने उसको बाउंड किया। तो इसका आंसर क्या होगा, एस्टोपल यानी कि प्रोमिसरी एस्टोपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है A and B entered into a contract under mutual mistake regarding ownership of a piece of land. Neither actually owned it. The contract is valid. B option void under section 20, C option voidable and D option illegal. ठीक है, तो इसके क्या प्रोविजन रेलिवेंट है, इसमें सेक्शन 20 इसमें इन्वोक हो जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कहता है कि एग्रीमेंट वॉइड जहां पे दोनों पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 26 से कंसेंट की बात है कि 26 से हमारा 14 से हमारा 14 में फ्री कंसेंट के एसेंशियल दिए गए। फ्री कंसेंट कब कंसीडर जाती है, वहां से लेके 22 तक हमारी कंसेंट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। तो ये जो सेक्शन 20 है इसमें दोनों ही पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है। इसमें क्या होता है, ए इस केस के अकॉर्डिंग ए और बी ने एक प्रॉपर्टी के कंसर्न में कॉन्ट्रैक्ट किया। दोनों को बिलीव था कि लैंड का ओनरशिप मौजूद है या सेलर के पास है। बाद में पता चलता है कि वो है ही नहीं, किसी के पास ओनरशिप ही नहीं थी। तो ओनरशिप ऑफ द लैंड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल फैक्ट है यहाँ पे, और वो जो एसेंशियल फैक्ट है उसी के बारे में दोनों पार्टी इग्नोरेंट है। तो क्या हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई और दोनों ही पार्टी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो क्या होगा, वैलिडनेस नहीं क्रिएट होगी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अंडर सेक्शन 20, वॉइड अंडर सेक्शन 20। दोनों ही पार्टी ए एंड बी दोनों ही पार्टी हैं जो कि क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे है। तो दोनों ने ही, किसी के पास ओनरशिप नहीं थी लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक पर्सन के पास ओनरशिप है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और दोनों पार्टी इसी फंडामेंटल फैक्ट के बारे में मिस्टेक पे थी, ठीक है, ओनरशिप के, इसलिए यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। इसका कूपर वर्सेस फिबिस का केस है 1867 का, तो वो केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कहता है ए थ्रेटन्स क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अनलेस बी साइंस अ सेल डीड, बी साइंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, voidable, valid, void, voidable due to coercion, unenforceable only against B। तो क्यों कॉन्ट्रैक्ट में, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको फ्री कंसेंट के बारे में बताया था कि फ्री कंसेंट हमारी कब मानी जाती है, जब हमारे पास यूआई ना हो, जब उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉर्जन के थ्रू ना किया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ना किया गया हो, फ्रॉड के थ्रू ना किया गया हो। और कॉर्जन होता है जब किसी पर्सन को हम थ्रेट करते हैं। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी प्रीवियस आया है, प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक थ्रेटन करता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को लेके, जब अगर बी साइन नहीं करता है किसी सेल डीड को, बी साइन कर देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉर्जन ही हुआ। कॉर्जन इज द कमिटिंग, और मैंने पहले भी समझाया था कि कॉर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, जो कि कौन फॉरवर्ड करता है, आईपीसी, बीएनएस, और अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी को अनलॉफुल डिटेन करने की धमकी देता है या कर लेता है, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी ऐसे एग्रीमेंट में किसी को इंक्लूड कराना जो कि आईपीसी प्रोहिबिट करती है, थ्रेट करा के। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं हुई, फ्री कंसेंट नहीं हुई तो वॉइडेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल तो हो गया, लेकिन किस चीज पे वॉइडेबल हुआ, तो क्योंकि ए ने बी को धमकी दी है कि अगर बी सेल डीड पर साइन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू कर देगा, और बी ने डर के कारण उस पर साइन कर दिया। तो यहाँ पे बी की कंसेंट तो फ्री है नहीं। कंसेंट कैसे हुई है, थ्रेट करके की है, तो कंसेंट हुई है हमारी कॉर्जन के थ्रू। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, वॉइडेबल ड्यू टू कॉर्जन। कॉर्जन के थ्रू
कंसेंट ली गई है, तो यहाँ पे कंसेंट वॉइडेबल हो जाएगी। ठीक है, इसका रंग नायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी का केस है, बहुत फेमस केस है 1889 का। उसमें क्या होता है कि एक विडो होती है, उसके पति के जो लास्ट रिचुअल्स होती है उसके समय एडॉप्शन डीड पर साइन करवाए गए, और उस पर जो मतलब एक प्रेशर था, सोशल और मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो उस प्रेशर में उसने साइन कर दिया। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि कंसेंट फ्री नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब एक विडो है, उसका हस्बैंड मर गया और उस कंडीशन लास्ट रिचुअल के टाइम पे उससे किसी साइन करवा रहे हो, इसका मतलब वो अपने होशो आवाज में नहीं है। ठीक है, उसके सारे सेंसेस काम नहीं करे, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है, एग्रीमेंट जो किया गया है वो कॉर्जन या कंपल्शन से किया गया है, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं है। कंसेंट ऑब्टेन थ्रू प्रेशर इज नॉट फ्री कंसेंट। चिक्कम अम्मीराजू वर्सेस चिक्कम सेशम्मा 1970 का एक केस है, उसमें भी सुसाइड करने की थ्रेट करता है एक पर्सन। तो ये हमारा हो गया क्लियर, इसका ऑप्शन होगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा question number 30. A contracts to deliver goods to B. Before delivery, the government imposes a prohibition making performance unlawful. The contracts, क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होंगे, एक बार का ऑप्शन देख लेते हैं। Remains valid, becomes void due to supervening illegality, C option is voidable, और D option creates liability for damage। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के फैक्ट है कि A agree to deliver goods to B, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्री होता है कि वो बी को कुछ चीजें डिलीवर करेगा, लेकिन डिलीवरी से पहले ही गवर्नमेंट इम्पोजेज अ प्रोहिबिशन, गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रोहिबिशन इम्पोज कर देती है, और ड्यू टू दिस इम्पोजिशन, इस इम्पोजिशन प्रोहिबिशन के कारण क्या होता है कि डिलीवरी बिकम अनलॉफुल, कि ऐसा कोई लॉ आ जाता होगा जिससे कि इस चीज की डिलीवरी को इम्पोज कर दिया और प्रोहिबिट कर दिया, और अगर डिलीवरी होगी तो वो डिलीवरी अनलॉफुल होगी। तो क्या होगा, इनिशियली द कॉन्ट्रैक्ट वाज परफेक्टली वैलिड, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था तो परफेक्टली वैलिड था। तो सेक्शन 56 जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी पे राय करता है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ठीक है, वो बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट बना था जब परफेक्टली ठीक था, लेकिन बनने के बाद वो क्या होता है, या तो इम्पॉसिबल हो जाता है या अनलॉफुल होता है। किस रीजन के थ्रू? बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, जो प्रोमिसर रोक ही नहीं सकता, और बिकम्स वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल अनलॉफुल। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाता है तो या तो वो इम्पॉसिबल है कि हो ही नहीं सकता, या अगर परफॉर्म किया जाता है तो वो अनलॉफुल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बिकम्स वॉइड ड्यू टू सुपरवेनिंग इलीगलिटी, क्योंकि इम्पोजिशन हो गई है इस डिलीवरी पे और प्रोहिबिशन हो गया, तो अगर प्रोहिबिट चीज हम करते हैं तो वो इलीगल होता है, तो और दिस इज कॉल्ड एज सुपरवेनिंग इलीगलिटी। देयरफॉर अंडर सेक्शन 56 द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोहिबिशन, जैसे ही प्रोहिबिशन की डेट थी उसी डेट से ये कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म होता है तो ये क्या होगा, अनलॉफुल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब सुपरवेनिंग इलीगलिटी होती क्या है, जब मतलब कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो बना था तब वो वैलिड था, लेकिन लेटर ऑन क्या हो जाता है कि नई कोई गवर्नमेंट या फिर कोई नोटिफिकेशन, रूल, रेगुलेशन, स्टेटरी ऑर्डर या कुछ ऐसा चीज हो जाती है जहां पे उसकी परफॉर्मेंस इलीगल कंसीडर की जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का जो मोटो ऑब्जेक्टिव था वही फ्रस्ट्रेट हो गया। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपोर्ट वीट, ठीक है, और मतलब तो उसको एक्सपोर्ट करे, स्मगलिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट लेटर बैन्स वीट एक्सपोर्ट, मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एक्सपोर्ट करने का वीट का, गेहूं को, तो तब वो ठीक था, लेकिन बाद में अगर गवर्नमेंट लेटर कर देती है बैन उसको एक्सपोर्ट पे कि आप उस पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन जो वैलिड है, वॉइडेबल है, क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर डैमेज, ये ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के लिए ठीक नहीं है। तो इसका जो लैंडमार्क केस है सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम का केस था, जो स्टेट फ्रस्ट्रेशन पे था, और दूसरा केस है हमारा नेहाती जूट मिल्स लिमिटेड वर्सेस ख्याली राम जगन्नाथ, जो मिलता जुलता इसी फैक्ट के साथ है। तो यहाँ पे होते हैं हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, अभी कुछ क्वेश्चन हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में रह गए हैं, ये क्वेश्चन भी हमने कवर करने हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ नए क्वेश्चन के साथ दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।